हाँ जी, तो आज हम कॉरपोरेट अकाउंटिंग अपनी जो यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स में क्या होगा, और एक वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि कंप्लीट हो जाए पूरा चैप्टर। 45 मिनट्स की वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, इसके न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट दोनों कंप्लीट हो जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी पूरी। चलो स्टार्ट करते हैं। ए कंपनी है, ए कंपनी को मान लो फंड की रिक्वायरमेंट है। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट होती है किसी कंपनी को तो वो क्या करती है, वो पब्लिक को शेयर इशू करती है। क्लियर है, पब्लिक को शेयर इशू किए इसने। ए कंपनी लोगों को शेयर देती है और लोग जब उसे शेयर को परचेज कर लेते हैं तो कंपनी के पास पैसे आ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम इशू ऑफ शेयर कहते हैं, इशू ऑफ शेयर। और इस प्रोसेस की जो एंट्रीज होती हैं वो हम क्लास 12 में देखते हैं। क्लियर है, हाँ जी। पर इसमें हम ये बात नहीं कर रहे, जब कंपनी ने शेयर दिए थे और लोगों ने पैसे उसे परचेज किए थे पैसे दे के, तो उस प्रोसेस को हम इशू ऑफ शेयर कहते हैं। बाय बैक ऑफ शेयर का मतलब क्या है कि कंपनी ये चाहती है कि जिन लोगों को हमने शेयर दिए थे उन लोगों से हम शेयर अपने वापस ले लें। तो कंपनी क्या कर रही है, पब्लिक को कह रही है कि हमारे शेयर वापस दे दो, और कंपनी उनकी बनती अमाउंट जो होगी वो उनको वापस कर देगी। कैश जो पेमेंट करनी होगी या बैंक के थ्रू पेमेंट करनी होगी वो पैसे दे देगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर। क्या कहते हैं, बाय बैक ऑफ शेयर। क्लियर है, बाय बैक ऑफ शेयर, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे जो शेयर बेचे थे उनको वापस परचेज कर रही है। क्लियर है, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बाय बैक ऑफ शेयर। इसी से रिलेटेड हमारा ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, हमने पब्लिक से अपने शेयर वापस लेने हैं और उनको पैसे देने हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको मैं समझाने के लिए, इसके थ्योरी पॉइंट ऑफ समझाने के लिए एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगा। न्यूमेरिकल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये चैप्टर आखिरकार हम क्यों पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया मैंने बैलेंस शीट का। नो डाउट मुझे पता है बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो होता है, लाइबिलिटीज ऊपर होती हैं, उसी कॉलम में नीचे एसेट्स होते हैं। लेकिन मैं अभी आपको समझाने के लिए बस जो बैलेंस शीट है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाली बैलेंस शीट बना रहा हूँ। ठीक है, बस जस्ट आपको समझाने के लिए। कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट दूसरा होता है, आपको पता ही है। फिलहाल एक बैलेंस शीट है, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है। इसमें मैंने एग्जांपल ले ली कि बैंक जो है, बैंक मान लो हमारे पास 14 लाख रुपीज़ है और अदर एसेट्स हैं। अदर एसेट्स हमारे पास पड़े हैं लेट्स से 46 लाख। अदर एसेट्स हैं हमारे पास 46 लाख। अगर मैं इनका टोटल कर लूँ तो टोटल एसेट हो गए 60 लाख। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड है इक्विटी शेयर कैपिटल। फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर है एट द रेट 10 ईच, 10 रुपये का एक शेयर है, तो ये हो गए 10 लाख रुपीज़ के शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो है 6 लाख। ठीक है, जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है हमारे पास 8 लाख। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और भी बड़े सारे रिजर्व हैं। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम लेट से 12 लाख, ये 12 लाख है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा। और अदर लाइबिलिटीज़ है हमारे पास, लाइबिलिटीज़ हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ भी हैं, और जो लाइबिलिटीज़ हैं वो है हमारे पास 24 लाख। 24 लाख, तो टोटल आप करोगे इधर भी टोटल हो जाएगा 60 लाख। ठीक है, तो ये एक बैलेंस शीट है। क्लियर है। अब देखो ये जो लाइबिलिटीज़ है ना, ये जो लाइबिलिटीज़ है कितने की है, 24 लाख। ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी का मतलब ये ऐसे पर्सन हैं जिनसे हमने उधार पैसे ले रखे हैं। क्लियर है। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, बाय बैक में कंपनी क्या कर रही है, कंपनी पता है क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर, कंपनी क्या कर रही है, जो अपने शेयर होल्डर हैं, कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर के पैसे दे रही है। क्लियर है। और
उनके शेयर वापस ले रही है। कंपनी बायबैक में यही तो कर रही है। बायबैक में कंपनी कर क्या रही है? कंपनी शेयर होल्डर की पेमेंट कर रही है और अपने शेयर वापस ले रही है। कंपनी ये इसलिए करना चाहती है कि जैसे पहले ना पावर 100 लोगों में बटी हुई थी, 100 शेयर थे हमारे, तो पैसे भी जो थे, जो प्रॉफिट था वो 100 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। 100 शेयर थे तो 100 शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अगर 100 लोगों ने एक एक शेयर परचेज किया हुआ है तो कंपनी चाहती है कि जो पावर है वो कम हाथों में आ जाए, तो इसलिए कंपनी बायबैक कर रही है। क्लियर है? तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है +1 में, +2 में हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन में, कि सबसे पहले जो हम पेमेंट करते हैं वो थर्ड पार्टी की पेमेंट करते हैं। सबसे पहले पेमेंट करते हैं थर्ड पार्टी की। नहीं समझ में आया तो ये सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है, वो बिजनेस बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है, तो सबसे पहले आपने जो कैपिटल लगाई थी उसके पैसे लोगे कि या आपने जो बैंक से लोन ले रखा था उसके पैसे दोगे? बैंक से लोन दे रखा था। क्लियर है? मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी बिजनेस बंद होता है, कुछ होता है, तो सबसे पहले हम पेमेंट किसकी करते हैं? सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं लाइबिलिटीज़ की। उसके बाद कुछ बच कुछ जाता है तो वो जो ओनर है वो लेके जाता है अपने पास। यहाँ पे ओनर कौन है? शेयर होल्डर। तो यहाँ पे देखो ना, लाइबिलिटीज़ वाले कहेंगे कि भाई इसने क्या करा, इसने ये करा कि हमारी पेमेंट करी नहीं और शेयर होल्डर की पेमेंट कर रहा है। कंपनी क्या कर रही है? कंपनी हमारे साथ फ्रॉड कर रही है कि कंपनी क्या कर रही है? अपने शेयर होल्डर की पेमेंट कर रही है, लेकिन हमारी जो 24 लाख की लाइबिलिटी है वो पेमेंट करी नहीं। तो बड़ा गलत है ना? बात समझ आ रही है? जब कंपनी ने, जब जो क्रेडिटर थे, जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो बैंक ने लोन दिया था, ये जो लाइबिलिटीज़ हैं, जब इन्होंने लोन दिया था तो इन्होंने देखा था कि इक्विटी की कैपिटल, ओनर के पैसे कितने लगे हुए हैं? 10 लाख। जब भी आप किसी को लोन देते हो तो आप ये देखते हो ना कि उसके खुद के पैसे कितने लगे हुए हैं बिजनेस में। तो जब लाइबिलिटीज़ ने लोन दिया था 24 लाख रुपीज़ का, तो उन्होंने देखा था कि इनके पैसे 10 लाख रुपए लगे हुए हैं ओनर के, और कंपनी यहाँ पे मान लो बायबैक करना चाहती है 4 लाख शेयर, तो ओनर के पैसे अब 10 लाख की जगह कितने रह जाएंगे? 6 लाख रह जाएंगे। तो ये तो इनके साथ नुकसान हो जाएगा लाइबिलिटीज़ वालों के। तो लाइबिलिटीज़ वाले ये सोचेंगे कि भाई कंपनी क्या कर रही है, धीरे धीरे अपने शेयर होल्डर को, अपने ओनर्स को पैसे दे जा रही है और हमारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की बात नहीं हो रही। तो कंपनीज़ ने ये जो प्रॉब्लम अपनी कंपनीज एक्ट 2013 को सुनाई कि कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी जो लोग है, जो कंपनी है, वो हमारे साथ क्या कर रही है? हमारी पेमेंट नहीं कर रही, शेयर होल्डर की पेमेंट पहले कर रही है। तो कंपनीज एक्ट ने क्या कहा? कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि अगर कोई कंपनी ये बायबैक करना चाहती है तो उन रूल्स को फॉलो करे, ताकि लाइबिलिटीज़ वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और शेयर होल्डर को भी कोई प्रॉब्लम, कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। कंपनी इसलिए बायबैक करना चाहती है कि जो पावर है वो कुछ हाथों में आए, और लाइबिलिटीज़ वाले इसलिए बायबैक नहीं करने देना चाहते क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई कंपनी पहले हमारी पेमेंट करे, कंपनी ये ना हो कि अपने शेयर होल्डर की पेमेंट करी जा रही है। अगर वो शेयर होल्डर की पेमेंट करती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई शेयर होल्डर के पैसे बड़े कम लगे होंगे कंपनी में और सारी लाइबिलिटी जो होगी वो हमारी होंगी, लाइबिलिटीज़ वाले कह रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि भाई ऐसा करो कि तुम कुछ पैसे सेव करके रख दो। देखो कंपनीज एक्ट 2013 पता क्या कहता है कि भाई ऐसा है, मान लो 4 लाख रुपए के, कंपनी 4 लाख रुपए के बाय बैक करना चाहती है शेयर। कंपनी क्या चाहती है? 4 लाख रुपीज़ के बाय बैक करना चाहती है शेयर। तो कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि तुम एक बॉक्स बनाओ और उस बॉक्स में, कंपनी कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कह रहा है कंपनी को कि भाई उस बॉक्स में कितने रुपए डाल दो? 4 लाख रुपए डाल दो, और वो बॉक्स कोई भी नहीं छेड़ेगा। मीन्स वो बॉक्स के जो पैसे हैं 4 लाख रुपए, वो कोई भी नहीं छेड़ेगा किसी भी काम के लिए। बात समझ आ रही है? कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या कहा कि भाई ऐसा करो, जब तक लाइबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं होती, ये 4 लाख रुपए जो तुम बॉक्स में डालोगे, जितने रुपए के शेयर तुम बाय बैक कर रहे हो ना, इन पैसों को तुम किस में डाल दो? एक बॉक्स में डाल दो, और उस बॉक्स के पैसे कोई भी नहीं छेड़ेगा।
जब तक इनकी पेमेंट नहीं हो जाती, किनकी, लाइबिलिटीज वालों की पेमेंट नहीं हो जाती। क्लियर है? तो इस बॉक्स को क्या कहेंगे, CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, कंपनी ये कह रही है कि तुम एक रिजर्व बनाओ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम से, और उस बॉक्स में कंपनी क्या करेगी, 4 लाख रुपीज डालेगी। जितने रुपए के कंपनी शेयर बायबैक कर रही है ना, उतने रुपए के बॉक्स में अमाउंट डाल देगी। उस बॉक्स को क्या कहते हैं, CRR। अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लाइबिलिटीज वालों को। क्यों नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने क्या करा, एक रिजर्व बनवा दिया, एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनवा दिया 4 लाख रुपीज का, और इस पैसे को कंपनी नहीं छेड़ सकती जब तक इनकी पेमेंट नहीं हो जाएगी। अब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, तो फिर क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक? तो देखो पहले जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट नोट, फर्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा है, कंपनी विल ट्रांसफर द अमाउंट इक्विवेलेंट। कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी अमाउंट इक्विवेलेंट टू द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की जितनी फेस वैल्यू थी, टू बी बायबैक, जितने रुपए के शेयर कंपनी बायबैक करना चाहती थी, उतने रुपए के कंपनी क्या करेगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में अमाउंट डालेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसे आएंगे कहां से, फ्रॉम फ्री रिजर्व्स, फ्रॉम फ्री रिजर्व्स। बात में आ गई? मैंने ये कहा था ना कि ये 4 लाख रुपए एक बॉक्स में डाल देगी कंपनी, और उस बॉक्स का नाम होगा CRR। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 4 लाख रुपए आएंगे कहां से, तो आएंगे कहां से, फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व से पैसे आएंगे। फ्री रिजर्व क्या होते हैं, ऐसे रिजर्व जो किसी भी पर्पज के लिए यूज किए जा सकते हैं, मतलब जो कोई स्पेसिफिक नेचर के लिए ना हो। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो होता है वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए, तो वो वहीं पे यूज होगा, तो ये फ्री रिजर्व नहीं है। ऐसी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा, तो ये भी फ्री रिजर्व नहीं है। फ्री रिजर्व क्या होता है, जैसे जनरल रिजर्व, जो किसी पर स्पेसिफिक पर्पज के लिए नहीं है, उसे क्या कहते हैं, फ्री रिजर्व। तो क्या पहला नोट क्लियर हो गया? पहले नोट में हमने क्या बोला कि कंपनी क्या करेगी, ट्रांसफर करेगी अमाउंट, कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेगी, जितनी फेस वैल्यू इक्विटी शेयर की होगी जो हम बायबैक कर रहे हैं। कहाँ से ट्रांसफर करेगी, रिजर्व से ट्रांसफर करेगी, फ्री रिजर्व से ट्रांसफर करेगी। कहाँ ट्रांसफर करेगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। यहाँ पे बात निकल के आती है कि फ्री रिजर्व क्या होता है। तो फ्री रिजर्व क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 फ्री रिजर्व हम किसको कहते हैं, एक तो जनरल रिजर्व वगैरह को तो कहते ही हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कहेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में बस फ्री रिजर्व हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी कहेंगे, अदरवाइज फ्री रिजर्व नहीं होता ये याद रखना। इस पर्टिकुलर चैप्टर में लेकिन कहेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम को फ्री रिजर्व हम मानेंगे। ठीक है, ठीक है जी। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं, इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी बताओ। जब भी एक चीज याद रखना, रिजर्व हमारे लिए लायबिलिटी होती है। रिजर्व क्या होती है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट। अब मैं एक रिजर्व क्रिएट करने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो लायबिलिटी बढ़ गई ना, क्योंकि रिजर्व क्या होती है, लायबिलिटी बढ़ गई। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एक रिजर्व क्रिएट करने जा रहा हूं, लायबिलिटी बढ़ गई, इसलिए क्रेडिट किया मैंने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को। इसकी जनरल एंट्री में बता रहा हूं, जनरल एंट्री। क्लियर है, जनरल एंट्री। और डेबिट किसको करेंगे, कहां से पैसे आ रहे हैं भाई, कहां से पैसे आ रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से पैसे आएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डेबिट। और कहां से पैसे आएंगे, फ्री रिजर्व से पैसे आएंगे। फ्री रिजर्व मतलब कोई जनरल रिजर्व वगैरह हो तो वहां से पैसे आएंगे, फ्री रिजर्व अकाउंट, डेबिट। हाँ जी, जनरल एंट्री क्लियर है, यहां से पैसे आएंगे। और याद रखना यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हमारी ये रहेगी, मतलब जैसे 2 लाख रुपीज़ है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख रुपीज़ है या 1,50,000 है, तो 1,50,000 हम यहाँ से ले लेंगे और 50,000 यहाँ से ले लेंगे। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में पैसे डालने हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारी क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हमारी ये रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना फेस वैल्यू आएगी। फेस वैल्यू किसकी,
ऑफ शेयर बायबैक, ऑफ शेयर बायबैक, जो शेयर हमने बायबैक करने उन शेयर की फेस वैल्यू आएगी। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। तो कंपनी ने कहा, अब कंपनी कह रही कि नहीं भाई हम फ्री रिजर्व नहीं बनाना चाहते, हम ये कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व नहीं बनाना चाहते, हम गुल्लक में पैसे नहीं डालना चाहते, एक बॉक्स में पैसे नहीं डालना चाहते। तो कंपनी ने कहा चलो, कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि भाई चलो, अगर तुम बॉक्स में पैसे नहीं डालना चाहते, एक रिजर्व नहीं क्रिएट करना चाहते, तो तुम ऐसा करो कि उतनी ही अमाउंट के, जितने अमाउंट के तुम शेयर क्या कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो ना, उतनी ही अमाउंट के न्यू शेयर इशू कर दो, उतनी ही अमाउंट के न्यू शेयर इशू कर दो। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, कोई फायदा हुआ कंपनी को? 1 लाख में से कंपनी ने 40,000 शेयर 100 रुपए के 10 रुपए के हिसाब से 4 लाख रुपीज़ के बायबैक किए और फिर 4 लाख के इशू कर दिए। तो कोई फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। कंपनी तो ये चाहती थी कि पावर को रिड्यूस करना चाहती थी, है ना। कंपनी ये चाहती थी कि पावर रिड्यूस हो जाए, जो कंट्रोलिंग पावर है वो कम हाथों में आए, लेकिन फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए कंपनी एक्ट ने कहा कि कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर, कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर सकती है फॉर इक्विटी शेयर बायबैक। क्लियर है? अब देखो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने क्या करा, दोबारा सुनो, कंपनी ने क्या करा भाई, इक्विटी शेयर, कंपनी क्या कर रही है कि इक्विटी शेयर के, कंपनी ने 6 लाख रुपीज़ है, कंपनी ने क्या करा, टोटल 16 लाख अभी, है ना, टोटल 16 लाख है, 10 लाख और 6 लाख, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए उतने रुपए के, 4 लाख के, जितने शेयर बायबैक कर रही है। तो ये बच के 2 लाख, ये सॉरी कितने हो जाएगा, 6 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4 लाख के और प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 लाख हो जाएगा, ये 10 लाख हो गया। और ये कितना रह जाएगा, ये 6 लाख रह जाएगा, क्योंकि कंपनी ने 4 लाख के बायबैक कर लिए। दोबारा सुन लो, कंपनी ने 10 लाख में से 4 लाख रुपीज़ बायबैक कर लिए, तो इक्विटी शेयर कितने रह गए, 6 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे 10 लाख कैसे हो गए, क्योंकि कंपनी ने 4 लाख रुपीज़ के और प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। तो देखो टोटल पहले भी 16 लाख का था, अभी भी 16 लाख का है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। अब लायबिलिटी के पेट में कोई दर्द नहीं होगा, लायबिलिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा, कैपिटल में उतनी की उतनी है। बात समझ आ रही है? याद रखना, इन चैप्टर में हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों को ओनर मानेंगे। क्लियर है भाई? इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहले भी 16 लाख टोटल हो रहा था, 10 + 6, और अब भी कितना हो रहा है टोटल, 10 + 6 16 लाख। तो अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहने का मतलब कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है, या तो तुम क्या करो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि या तो तुम क्या करो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में अमाउंट डाल दो फ्री रिजर्व से, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि तुम क्या करो प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। क्लियर है? ठीक है जी। और जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो मुझे बताओ इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी। जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, मुझे बताओ प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, तो जब भी प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे। जब भी पैसे आते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। ये एंट्री कब बनेगी, जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। और थर्ड है, कोई कंपनी ऐसी है वो कह रही है कि भाई हम ना कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में भी पैसे डालना चाहते हैं और प्रेफरेंस शेयर में भी करना चाहते हैं। कोई ऐसी कंपनी है वो कह रही है हम कुछ पैसे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालना चाहते हैं और कुछ पैसे प्रेफरेंस शेयर में, तो कोई बात नहीं, फिर थर्ड ऑप्शन उनके पास है, पार्शली ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। वो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों को यूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी बाय बैक कर रही है, मान लो 4 लाख शेयर, 4 लाख रुपीज़ के शेयर, 4 लाख रुपीज़ के शेयर, तो वो कह रहा है हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालेंगे 2,50,000 और प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे हम लेट्स से 1,50,000।
1,50,000। तो इस केस में क्या करेंगे, तो एंट्री क्या बन जाएगी, जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी इसमें जर्नल एंट्री बन जाएगी। पहले तो CRR की बना देंगे। CRR के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, फ्री रिजर्व से। तो पहली एंट्री बन जाएगी फ्री रिजर्व अकाउंट टू CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में डाल देंगे कितनी अमाउंट, 2,50,000। मैं ये मान रहा हूँ क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं गिवन, अगर गिवन होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कर देते। ठीक है, पहली एंट्री ये बन जाएगी। तो 1.5 लाख रुपए के वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा है और 2.5 लाख के CRR, टोटल 4 लाख हो गया देखो। तो सेकंड एंट्री बन जाएगी, प्रेफरेंस शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख एंड 4 लाख, सॉरी 1.5 लाख 4 लाख नहीं 1.5 लाख, 1,50,000 के इशू कर रहा है, 1,50,000 एंड 1,50,000। यहाँ तक क्लियर है। तो चाहे ऑप्शन 1 यूज़ करो, चाहे ऑप्शन 2 यूज़ करो, या बोथ ऑप्शन यूज़ करो। क्लियर है। तो ये थी, ठीक है, ये नोट नंबर 1 है हमारा। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि कंपनी के बाद 3 ऑप्शन रहते हैं, या तो CRR क्रिएट करो, या फिर क्या करो, प्रेफरेंस शेयर इशू करो, या फिर क्या करो, पार्शली ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, या तो ऑप्शन 1 की तरफ चले जाओ या ऑप्शन 2 की तरफ चले जाओ। ठीक है, इसके बाद हाँ जी, तो एक बैलेंस शीट है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें 10 लाख। बैलेंस शीट मैंने वही बनवाई है जो पहले थी हमारे पास बैलेंस शीट, जो मैंने समझाई थी ना आपको बैलेंस शीट, तो वही बैलेंस शीट है ये। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6 लाख, जनरल रिजर्व है 10 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख है, और लाइबिलिटीज है आपके पास 20 लाख, टोटल हो गया 50 लाख। ठीक है, ऐसी एसेट साइड दिया, एसेट साइड का भी हमारा कोई यूज है नहीं। तो पहला केस लिखा है केस ए केस में अगर आप देखोगे लिखा है कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20,000 शेयर्स बाय बैक कर रही है। अच्छा, ये याद रखना, यहाँ पे लिखा है 1 लाख शेयर एट द रेट 10 ईच। 1 लाख शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है, 1 लाख शेयर 10 रुपए का एक शेयर। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया है, बाय बैक करने हैं 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर बाय बैक करना है, बाय यूटिलाइजिंग ओन रिसोर्सेज, खुद के रिसोर्सेज का यूज करके। मींस यहाँ पे फ्रेश इशू की बात नहीं हो रही, शेयर इशू की बात नहीं हो रही, प्रेफरेंस शेयर के इशू की बात नहीं हो रही, फर्स्ट ऑप्शन ये इन्होंने सेलेक्ट की है। तो पहली जर्नल एंट्री हम क्या बनाएंगे, पहली जर्नल एंट्री हम बनाएंगे बाय बैक की। मुझे बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल, अब 2 लाख रुपए के हम शेयर बाय बैक कर रहे हैं, 20,000 मल्टीप्लाई 10, तो कितने रुपए के शेयर हम बाय बैक कर रहे हैं, 2 लाख रुपीज़ के शेयर बाय बैक कर रहे हैं। और मैंने क्या कहा था कि लायबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, ये याद रखना। अब मुझे बताओ ये इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 10 लाख थी, अब कितनी रह जाएगी, 8 लाख रह जाएगी, क्योंकि 2 लाख शेयर के मैं क्या कर रहा हूँ, बाय बैक कर रहा हूँ। तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई ना, मेरी लायबिलिटी कम होगी, तो कम होगी तो इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं क्या करूँगा, डेबिट कर दूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ये पैसे जो हैं 2 लाख रुपीज़ जो मैं बाय बैक कर रहा हूँ, ये पैसे मैं किसको दूंगा, शेयर होल्डर को। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट किसको, 2 लाख। ये हो गई नरेशन इसकी, बीइंग अमाउंट ड्यू टू शेयर होल्डर। सेकंड, अब मेरी सेकंड जो एंट्री बनेगी, पहले मैं ये कंडीशन तो पूरी कर दूं, क्या मैं इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दे दूं, भाई इक्विटी शेयर होल्डर को मैं पैसे दे दूं। अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर को पैसे दूं तो एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही एंट्री बनती है। इक्विटी शेयर होल्डर को मैं पैसे दे रहा हूँ 2 लाख रुपीज़, क्योंकि मेरा काम यही था ना उनसे शेयर वापस लेने और उनके शेयर वापस करने। क्लियर है, तो 2 लाख रुपीज़ के उसके मैंने पैसे वापस कर दिए। बट याद रखना हमें जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी है। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी तुम पेमेंट तब कर सकते हो शेयर होल्डर की जब तुमने CRR क्रिएट किया हो, उतनी अमाउंट का CRR क्रिएट किया हो, या फिर तुमने क्या किया हो, नए शेयर इशू किए हो। तो वो कंडीशन तो फुलफिल करो, वो कंडीशन हम बी एंट्री में फुलफिल कर देंगे। इसका मतलब ये एंट्री बनाने के बाद आप कभी भी ये एंट्री नहीं बना सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये एंट्री बनाने के मतलब, इस एंट्री का मतलब क्या है, हमने शेयर होल्डर की पेमेंट कर दी। पर पेमेंट कब करेंगे, पहले वो कंडीशन तो पूरी करें। जब तक वो कंडीशन नहीं पूरी होगी तो हमें शेयर होल्डर क्या पैसे देने देंगे, वो
लायबिलिटी वाले पैसे देने देंगे? बिल्कुल भी नहीं देने देंगे। तो हमारा जो काम है, सब सेकंड जो एंट्री है वो हम किसकी बनाएंगे? CRR क्रिएट करने की। और CRR के लिए मैंने कहा था कि पहली प्रेफरेंस हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम से रहेगी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत पैसे अब की यार। तो सेकंड एंट्री हम बनाएंगे, हमारी कंडीशन की सेकंड एंट्री बनेगी, जो हमारी कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगे हम। सिक्योरिटी प्रीमियम टू CRR, ठीक है, टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितनी अमाउंट डाल देंगे? 2 लाख और 2 लाख। क्लियर है? ठीक है। अगर इनकी नरेशन लिखनी है तो नरेशन लिख लेना। पहले की नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट ड्यू, सेकंड एंट्री आ जाएगी, सेकंड की नरेशन आ जाएगी बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू CRR, और थर्ड की एंट्री क्या आ जाएगी? बीइंग पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? केस बी क्या कह रहे हैं वो कि भाई कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 20,000 शेयर बाय बैक करना चाहती है 10 रुपये के हिसाब से, बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर इशू करके, तो मुझे बताओ फर्स्ट एंट्री तो सेम ही आ जाएगी। फर्स्ट एंट्री में कोई दिक्कत है क्या? फर्स्ट एंट्री तो सेम आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में क्या करना होता है हमें कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितने पैसे देने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो अब क्या यार इस केस बी समझ में आ गया? वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए के रिजर्व क्रिएट नहीं करने आपने रिजर्व क्रिएट नहीं करना, नए शेयर इशू करने हैं, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, एक चीज याद रखना, उतने रुपए के हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, उतने ही रुपए के प्रेफरेंस शेयर तो इशू करेंगे जितने रुपए के हम बाय बैक कर रहे हैं। तो 2 लाख रुपीज़ के बाय बैक कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर भी 2 लाख रुपीज़ के हम इशू करेंगे। हाँ जी, पहली एंट्री सेम। हाँ जी, सेकंड एंट्री हम कंडीशन की बनाएंगे। जो हमारी कंडीशन है, हमारी कंडीशन क्या है? बी एंट्री हम कंडीशन की बनाते हैं। जो कंपनी एक्ट की कंडीशन है कि भाई या तो CRR क्रिएट करो या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करो, तो प्रेफरेंस शेयर की एंट्री बना देंगे। प्रेफरेंस शेयर की एंट्री क्या बनेगी? क्योंकि पैसे आएंगे जब हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, कितने रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे हम? 2 लाख रुपीज़ के ही प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे। और सी एंट्री की अगर मैं बात करूं बेटा, सी एंट्री में क्या होगा? सेम एंट्री। सी एंट्री भी क्या होगी? सेम ही होगी। सी एंट्री में भी कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि सी एंट्री में हम क्या कर देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट कर देंगे। आई होप यहाँ तक ये एंट्रीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, बस बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 28 मिनट्स की या 30 मिनट्स की वीडियो बनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? इस चैप्टर का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है थोड़ा सा वो मैंने करवा दिया है। थ्योरेटिकल पार्ट कल करेंगे हम। ठीक है, थ्योरेटिकल भी जो चीज़ें हैं वो हम समझेंगे विद न्यूमेरिकल हेल्प, क्योंकि जैसे मैंने आज थ्योरी का पार्ट कराया ना, ये थ्योरी का पार्ट ही था ये, पर थ्योरी का पार्ट भी हमने न्यूमेरिकल से समझना है ताकि हमारे दिमाग में अच्छे से चीज़ें छप जाए, प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में 30 मिनट्स की नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके।